ठक ठक दरवाजे पे दस्तक हुई। असाम ने लैपटॉप से सर उठाए बंद दरवाजे को देखा। जो दरबारा आंखें स्क्रीन पर मरकूज की। सर वो शख्स मिल गया, लेकिन इसने ज़मीन आगे किसी को बेच दी और कागजात भी अब इसके पास नहीं है। इसने कहा और तुमने मान लिया। एक तराश नज़र इस पे डाली जो सर झुकाए खड़ा था। वो ज़मीन इससे कोई भी नहीं खरीद सकता। इसके सुकून में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आता। इसके पास होंगे कागजात, तलाशी लो, सब कर लिया सर, लेकिन मैं देखता हूँ कैसे नहीं है इसके पास। स्क्रीन बंद करते वो उठा, फिर स्टैंड पे लटका कोट उठा के पहनते गाड़ी निकालने का इशारा किया। वो जानता था इसे क्या करना है कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो इसे डब्बा काटना भी आता था। 15 मिनट में वो मशीन पहुंचा। अब इसका रुख इस तरफ था जहाँ इसके तमाम मुजरिमों को रखा जाता था। अपना हाथ लगाते वो इसने वो बड़ा दरवाज़ा खोला जो कई तालों और हनीफ जंजीरों पर मुश्तमिल था। अंदर बहुत सारे कमरे थे, छोटे छोटे। इनमें से एक कमरे में दाखिल हुआ जहाँ एक शख्स कुर्सी पे बंधा था। पास ही बहुत सारे औजार रखे गए थे जिनमें आरी, ब्लेड, प्लास, कैटरल और हथौड़े शामिल थे। खैरियत से होंगे? सुकून से दरवाज़ा बंद करते सामने बैठे इंसान को देखा जिसके चेहरे से खौफ साफ ज़ाहिर हो रहा था। पेपर्स दोगे? या एक अटली निगाह डालते रुका। साहब वो मेरे। हाँ तुम्हारे। वो चलता हनीफ की तरफ गया और कटर उठाया। मेरे? तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं, मैं बताता हूँ ना। इससे तुम्हारे नाखून उधेड़ूंगा। इसका लहजा सफाके से भरपूर था। वो मेरी। आगे बोलो। उसकी आवाज़ एकदम ऊंची हुई। फिर झुककर इसका हाथ पकड़ा। सामने बैठा शख्स कुर्सी पर उछला। साहब वो मेरी बीवी के पास है। हाँ ये हुई ना बात। वो मुस्कुराया। इसकी आंखों में जीत की अलवी चमक चमरा रही थी। जाओ इसे इसके साथ हंडान होम। हनीफ घर से निकलते इसने बाहर खड़े रफाकत जी कहा। जी सर। वो फौरन इस आदमी को वहां से लेकर चला गया। असाम ने वापस मुड़कर गेट बंद कर दिया। बाबा वो अभी अपने रूम में आया ही था जब अबान ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। कहो अबान। वो हमेशा नाम से बुलाता था, चाहे गुस्से में होता है खुशगवार मूड में। आपने कहा था मुझे आप स्कूल लेके जाएंगे, वहाँ मैं दोस्त बनाऊंगा। जी बिल्कुल लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। फिर कहा बाबा। मासूमियत से बच्चे ने इसे देखा। जब आप पूरे 5 साल के हो जाओगे। मैं कब होऊंगा? इसका हाथ पकड़ना चाह जो सामने बेसख्त पीछे किया। अभी कुछ वक्त है और मैं आपको कितनी बार समझाया, आप कभी भी मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। इसके लिए में दबा रहो। बच्ची को खामोश करवा गया। जी बाबा। मुंह लटकाकर वापस घूमा। 2 मिनट रुककर शायद बाप बुला ले या सॉरी कर ले, लेकिन इसाम इसे देखने के बजाय वॉशरूम की तरफ चला गया। अबान सर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। हमेशा से ऐसे ही था। कभी बाबा ने इसे प्यार से नहीं उठाया था, ना कभी गाल चूमा जैसे बाकी बच्चों के बाबा करते वो ये बात महसूस करने लगा था। अब मामू के घर चलो कि माबीर का बंद करता इज्जत के रूम में आया। अभी शाम हो रही है, आना है तो आ जाओ। इसके जवाब सुने बिना ही वो बैर की तरफ बढ़ गया। इज्जत जल्दी से दुपट्टा उतारती इसके पीछे भागी। मोरी शायद अपने रूम में थी जो टीवी लाउंज खाली था। इस वक्त क्यों जा रहे हैं बताएं तो सही, पता चल जाएगा। वो लोग अपने गेट से बाहर निकल चुके थे। सामने ही रही जा रहा था बाइक पे, जिसे देखकर इज्जत ने नजरें चुराई। हल्काना उसके ख्वाब के बारे में नहीं जानता था। हाय कैसे हैं भाई? जल्दी से बाइक खड़ी करके वो छोटे दरवाजे से अंदर आ गया। फिर गेट खोलकर बाइक अंदर की। इज्जत और माबीर भी अंदर आ चुके थे। अंदर आए, सलाम दुआ करते वो लाउंज में आए। घर कोई नहीं है लगता है। माबीर ने तरहाना नजर डाली। मम्मा कमरे में होंगी, बाबा काम पे और ऊषा किचन में। वो अभी एकेडमी से आया था। गुड। मुझे मामी से बात करनी थी। माबीर इनके कमरे की तरफ आया, फिर दस्तक देकर इजाजत मांगी। आ जाओ। फौरन ही जवाब आया। तुम आज कैसे आना हुआ? इसे देखकर अचानक खुशी और फिर दुख भी हुआ। कैसी हैं? झुककर कंधों पे हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ आज कैसे चक्कर लगा लिया? वो एक्चुअली इजी चेयर पे बैठते जो पास ही रखी थी। कहा मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ बोलो बेटा। दिल पे पत्थर रखा। काश वो दरअसल इसे समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे। एक्चुअली मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? वो खुशी से तकरीबन चलाई थी। नहीं, इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कैसे भी हो सकता है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके इनकार को इकरार में बदलना चाहता हूँ। प्लीज़ मामी। वो उनके चेहरे खुशी नहीं देख सका था शायद। ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। वो तो तैयार बैठी थी, झट से जवाब दिया। सच में? मशकूक नजरों से देखा। कहीं तंजिया वगैरह वगैरह ना करियो। हाँ सच में। तुमने अपनी माँ से पूछा है? जी जी, वो तो राजी ही हैं। बस आप मामू को मना लें, इनको क्या एतराज़ होगा। अगर तुम लोग राजी हो तो। वो दोनों बेखबरी में रिश्ता जोड़ने की प्लानिंग कर चुके थे। सफ़ेद रंग करना है। असाम शेख के कार पेंटर की दुकान पे खड़ा लकड़ी का बॉक्स बनवा रहा था, मुकम्मल सफ़ेद, बिना किसी दाग के। सख्ती से कहते वो पास रखी कुर्सी पे बैठ गया। इसी को और तोहफा भेजना था। साहब कुछ वक्त लगेगा। ठीक है मैं यही हूँ। और हाँ, कुछ याद आने पर इसे देखा। इसे लॉक करना है ऐसे कि ये मुकम्मल बंद भी लगे और खुल भी सके। जी साहब समझ गया। 2 घंटे लगे थे बॉक्स मुकम्मल तैयार होने में। साहब अब आप इसे लॉक करें। लॉकर लगाते से बुलाया। वो जो मोबाइल में कुछ सिलेक्ट कर रहा था उठकर इसकी तरफ आया जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ रखी थी। इनके दरमियान वो पेंटर
बैठा था। सैम ने अपनी ऊपर वाली पॉकेट से कुछ निकाला और इस बॉक्स में रख दिया। यहाँ पे 2 लिखो, ऐसे कि बहुत गौर से देखने पर नज़र आए। जी सब अभी लिख देता हूँ। कटर से एक कोने पर छोटा-सा 2 लिखा जैसे कि किसी को नज़र नहीं आता। फिर इस पर सफ़ेद रंग का प्रेशर की, फिर इसे लॉक करवाया। कितने पैसे हुई हैं? 3000 मिन्नत का। ठीक है, ये रखो। इसने पूरे 5000 का नोट इसकी मौत मुकम्मल होने से पहले काउंटर पे रख दिया और बॉक्स उठा के निकल आया। अब बस ये असली जगह पे भेजना रह गया था। आपको पता है आज क्या हुआ? डिनर के बाद हमीद साहब कमरे में आए तो आयशा बेगम भी पीछे-पीछे दाखिल हुई। नहीं पता, बिस्तर पे बैठे कंफर्टेबल सजदा किया। आज माबिर आया, उसने कहा कि वो हमारी उसी से शादी करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, वो आप इनको मना कर दें। वो एक ही सांस में सब बता गई। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं मना कर दूँगा? इनको बेसाख्ता इनको देखा, क्या मतलब आप मना क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान से नहीं बदलूँगा। खौफ की लहर थी जो उनके दिल और दिमाग पे दौड़ गई थी। जो काम आसानी से हुआ था वो अब मुश्किल होता नज़र आ रहा था। कोई ज़रूरत नहीं अप्पल बशर से बात करने की। मैंने साहब से कह दिया है कि जल्दी से ले जाएँ हमारी बेटी को। ऐसे जवान किसी बातें कर रही हैं हमीद साहब। आप ही थे ना जो कह रहे थे कि छोटी सी अभी अभी शादी नहीं करनी ये वो। हाँ कहा था, लेकिन अब नहीं कह रहा। और उर्वशी की शादी बस साइम से ही होगी। 4 लोगों के बीच बैठ कर बात तय की थी, अब इससे मुकर जाऊँ का ऐसा सोचना भी मत। हतमी बात करते इनको देखा। कौन से 4 लोग? जो 4 लोग बैठे थे ना, इन्हें इनके हाँ करना है रिश्ता। मैं भी इसी बात की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने बात की थी, जिन लोगों के लिए की है, इनसे होगा। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। कंफर्टेबल औरतें इन्होंने रुख बदल लिया, जबकि आयशा हैरत से मुंह खोले देख रही थी। ऐसे कैसे नहीं होगा? टंग टंग। अगले दिन सुबह सुबह ही बेल बजी। वो जो नाश्ता बनाने का इरादा करके उठी थी सीधा गेट की तरफ आई। आज फिर वही ड्राइवर था जो उस दिन गिफ्ट दे के गया था। ये मैडम के लिए सर ने भेजा। पैकेट आयशा बेगम को पकड़ाते वो बादब खड़ा था। नहीं हमें नहीं चाहिए। इन्होंने लेने के बजाय साफ इनकार किया। पहले भी पत्थर का टुकड़ा ही निकला था अंदर से और अब भी ऐसा ही कुछ होगा। वापस ले जाओ और अपने साहब से कहना ये रिश्ता ख़त्म करती हूँ मैं। रवानगी से कहते इन्होंने ड्राइवर को देखा जिनकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। जिसकी आंखों शायद तोहफा ठुकराए जाने का गुस्सा जो अपने सर की यूं बेइज्जत अफजाई पर तेज आई थी। ऐसी क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे और वापस शक्ल मत दिखाना। आयशा बेगम ने दरवाज़ा जोर से बंद करते कहा और अंदर चली गई। ड्राइवर ने वापस गाड़ी की तरफ आते साइम शेख को कॉल की। यार इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो जो अभी मीटिंग के लिए निकल रहा था टिक्का, क्या मतलब रिश्ता ख़त्म कर दिया? तोहफ़ा देने भेजा था कि इन्होंने तोहफ़ा भी वापस कर दिया। और ठीक है तुम वापस चले जाओ, मैं शाम में मिलता हूँ तुमसे। स्पेट लेते में कहते कॉल काट दी गई। कुछ ही देर बाद वो खुद हमीद साहब के घर मौजूद था। आयशा साहबा, मैंने सुना है कि आपने इनकार कर दिया। इसके कलेजे में बला की तराशी थी। हमीद साहब के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी नंद की बेटे के साथ करना चाहती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से हर हाल में बात काटती। हाँ, हर हाल में। अगर वो रहे ही ना। बेटा तुम इसकी बातों को छोड़ो। जो बात हमने एक बार तय कर दी इससे पीछे नहीं हटेंगे। घबराहट इनके चेहरे से अया हो रही थी। आयशा को समझ नहीं आ रहा था ये हमीद साहब को हो क्या गया है एकदम से। अपनों को छोड़कर गैरों में दे रहे थे। मैं जानता हूँ आप परेशान हो गई होंगी अपनी बेटी को लेके। मिनी हैजी से मुस्कुराते इसने हमीद साहब को और फिर आयशा को देखा। लेकिन यकीन माने आपकी बेटी को इस शख्स से कई ज़्यादा खुश रखूँगा जिसके साथ आप इसे खुश देखना चाहती हैं। इसके साथ वो खुश रहे ना रहे, कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगी ना। तो आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाएं। मशीन में इतनी जगह तो है कि आप वहाँ आराम से रह सकेंगी। हर चीज़ का हल था। ना नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? वो स्पट गई। हम सोच के फैसला करेंगे। एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लीजिएगा। आखिर में हमीद साहब को देखा जो खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। उनके गनाह उनकी बेटी के गले में सारी ज़िंदगी के लिए ढोल की तरह बजने वाला था। उषु बलकनूनी से इज़्ज़त सी आवाज़ दी। हाँ, उषु छत पे बैठी ड्रेजेस पढ़ रही थी। साथ ठंडी हवा के मज़े ले रही थी। हमारे घर नहीं आओगी? भाई भी आई हुई हैं। मब्बीर इसकी धड़कनें बेस हुई। हाँ, भाई से भी मिले ना, आ जाओ जल्दी से। ना नहीं, मम्मा डाँटेंगी इनको पता चल गया तो। इस दिन भी तो आई थी ना यार, आ जाओ। इज़्ज़त ने इसे कोरते ज़बरदस्ती बुलाया। दिल तो उषे का भी वो चाह रहा था, लेकिन मम्मा से डर भी लग रहा था। मम्मा से पूछ लो कुछ सोच के। इज़्ज़त को देखा। अच्छा जाओ पूछ लो। अगर इजाज़त दे दी तो सीधा रास्ते आ जाना, वरना ये रास्ता हमेशा खुला रहेगा तुम्हारे लिए। मुँह बनाते कहा। ओके। उषा तेज़ी से नीचे आई। फिर मम्मा किचन में थी। वो मम्मा मैं इज़्ज़त के पास चली जाऊँ प्लीज़ मम्मा। साथ ही जल्दी से मिन्नती भी कर दी। हाँ, चली जाओ लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ठीक, जल्दी आ जाऊँगी। वापस बाहर निकली। जल्दी से दुपट्टा कपड़ों के साथ का किया जो शिफॉन की होने की वजह से नहीं कर पाती थी। अगले 10 मिनट में वो पप्पू के घर मौजूद थी और पप्पू इसे बस खो रही थी। ये अब मेरे बेटे को अदाएँ दिखाई नहीं आई है, दिल ही दिल में सोचा। वो अस्सलाम वालेकुम। पप्पू से कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से कह दिया वालेकुम सलाम। खैरियत से भेजा मामा ने मम्मा ने नहीं भेजा, खुद आई हूँ। उम्मीद थी बड़बड़ाते पप्पू ने कशमकश
کا دانہ منہ میں ڈالا، جاؤ اوپر ہے وہ۔ ان کی نظروں میں حد تک تھی اوشی کے لیے۔ نظریں چراتے اوشی نے زینے عبور کیے۔ عزت نیچے آ رہی تھی۔ پہلے بھائی سے ملو گی یا اوپر؟ مابیر سے بعد میں۔ ایک منٹ، بھائی بھی تو کہو۔ ٹک کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں بھائی سے بعد میں۔ اسپیٹ وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر گئی۔ عزت بھی اس کی پیچھے اوپر آ گئی۔ یار مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، اتنے آرام سے انہوں نے انکار کر دیا۔ بلال ریور نے مزے سے اسے دیکھا۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ آسان تلخی سے مسکرایا۔ میری دنیا میں جو ایک بار شامل ہو گیا نا، اس کا باہر نکلنا ناممکن ہے۔ بلال بھی افسردہ ہوا۔ وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا۔ آج تک جو کچھ بھی ہوا وہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے، اسی انسان شیخ کا بھی تھا جو بہت تلخ تھا، اتنا کہ اسے ایک زندہ انسان کو مردہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ ہر گانے میں ایسے ہی تو ہوتا ہے، ہر دن میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کی نفرت، آپ کی تلخی اور غصے کے پیچھے ایک گہرا راز جو ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر اسام شیخ کا راز جانے کا حق تو صرف اسی کو ہو سکتا ہے جیسے وہ خود پہ حق دینا چاہتا ہو۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اسام نے دوبارہ کوئی تحفہ نہیں بھیجا تھا کیونکہ اب اسے خود جانا تھا اس لڑکی کو لینے، جیسے وہ ایک ایسی زندگی تحفے میں دینا چاہتا تھا جو اس کے باپ کے دل کو بے چین رکھتی۔ حمید صاحب نے عائشہ کو دیکھا جو افسر سی بیٹھی تھی۔ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جا کے اوشی سے پوچھیں۔ جس انداز سے حمید صاحب اپنے فیصلے پہ ڈٹی ہوئی تھی، اس حساب سے اوشی کی مرضی کا کیا معنی رکھتی۔ آپ کو اپنی بیٹی عزیز نہیں ہے؟ ایک آخری کوشش، میرا دماغ نہ کھاؤ اور جا کے پوچھو اس سے، میری عزت کا سوال ہے۔ اگر اس نے انکار کیا، میری زندگی کا واسطہ دے کر اسے منا لینا۔ ان کی لہجے کی اجنبیت بڑھتی جا رہی تھی۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ انہیں اب خود سب ہینڈل کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی آخر کیا وجہ ہے جو حمید اتنی جلدی بدل کے ہے۔ کل تک تو مابیر کے لیے خود ساتھ گئے تھے، یقیناً کوئی بڑی وجہ تھی، لیکن نہیں، ہینڈل کرنا تھا خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنی عزت کو بھی۔ میں مر جاؤں گی، مر جاؤ، کم سے کم ہماری عزت تو سلامت رہے گی، شفقت سے کہا گیا۔ مما، آپ کی بیٹی سے زیادہ عزت کی پرواہ؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تر رہی۔ ہاں ہے، تمہارے باپ نے یہ بڑی مشکل سے کمائی ہے، تمہاری وجہ سے اسے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اور خبردار خبردار، اگر تم اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا تو۔ تھوڑی کو دبوچتے سے پرے چٹکا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ کبھی باپ کی شکل دیکھی ہے؟ سارا دن بہہ رہتا ہے تم لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اور تم کیا چاہتی ہو؟ اس کو بدنام کرنا؟ اور بہہ نکل ہی نہ سکے؟ تم چاہتی ہو وہ مر جائے؟ نہ نہیں۔ سر جھکائے کھڑی اس لڑکی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ غلطی اس کی تھی؟ بل بہتی آنکھیں خوف سے سرخ تھی۔ اب اگر تم نے دوبارہ مابیر کا نام بھی لیا نا تو جان لے لوں گی۔ اوشی کی سکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے، تمہاری شادی اسی سے ہوگی جس سے ہم جائیں گے۔ اسے کوڑتے ہوئے واپس مڑی تھی، شاید کمرے کی طرف کوئی آ رہا تھا۔ اللہ کرے وہ مجھے روز مارے۔ دل کی گہرائیوں سے خود کو بتوا دی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ عائشہ بیگم نے دروازہ کھولنے سے پہلے اس کی کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ کو بھی تو پتہ چلے تکلیف کیا ہوتی ہے۔ نہیں ہونا مجھے قربان۔ مما، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ ایک لفظ بھی اور بولا نا، زبان کھینچ لوں گی۔ بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ چاہے وہ تمہیں روز مارے یا مار کے پھینک دے، ہم اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ چند لمحے اس نے آنکھیں بند کی، پھر آنسو صاف کرتے جیسے خود کو بہادر کیا۔ اس کا دل تھا کہ پھٹے جا رہا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی؟ مر تو وہ ویسے ہی جائے گی، کیوں نہ ایسے ہی صحیح۔ بیڈ پہ پیپرز بکھرے پڑے تھے، ساتھ لیپ ٹاپ اور موبائل بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ خود بیڈ کرون سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ پلکوں کی بھاڑ ہلکی ہلکی بھیگتی چمک رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اس شخص سے آخر محبت کیوں ہو گئی تھی جو اس کے نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا۔ کیوں اپنی اس کے لیے دیوانہ بن رہے تھے۔ پھپھو اور مما دونوں اس کے دل کے قاتل تھے۔ وہ کیسے سب بدلے؟ اللہ جی پلیز مجھے وہ شخص دے دے، تو رحیم ہے نا، تو اپنے بندوں کے لیے معجزات کرتا ہے، پھر میرے لیے بھی کرنا۔ دل کڑا تھا، کسی کروٹ چین نہیں تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ عزت اس کی دوست تھی لیکن وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ماں تو دوست ہوتی ہے لیکن اسے خوف آ رہا ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی پورے گھر میں۔ اوشی خاموش ہو گئی تھی، رئیس بھی مصروف تھا۔ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی اور اس سے بابا سے بات کرنی تھی۔ میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے اوشی سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے مورے؟ مابیر الگ الجھ رہا تھا۔ مسئلہ مجھے نہیں، مسئلہ ان لوگوں کا ہے بیٹا۔ اور ایک بہت اہم بات، وہ خاموشی۔ اور کیا ہے؟ میں اب کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، میری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو نا، وہ تم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی ماں باپ اس لیے اس کے خیر سے بیاہ رہے ہیں، اس کا چکر تھا۔ چپ کر جائیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے بھی لگتا تھا لیکن وہ ایسی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ خود جا کے خود پوچھ لو، اور اگر میری بات سچ نکلی تو تمہیں میری مرضی سے شادی کرنی پڑے گی۔
मैं ये घर छोड़ दूँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा, करूँगा तो बस उसी से। अटल लहजे में कहते वहाँ से चला गया। अजीब बददिमाग औलाद पाई है, दोनों बहन-भाई इस लड़की के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा है भाई साहब ने इनकार कर दिया। वो तो पुरसुकून थी क्योंकि उसी का पत्ता कटने वाला था। बाबा मैं अंदर आ जाऊँ? शाम के 4 बज रहे थे। चाय की ट्रे हाथ में पकड़े उसी ने इजाज़त माँगी। वो जो बेड पे नींद दराज़ रिमोट हाथ में पकड़े न्यूज़ सुन रहे थे, इसे देखा और सर हिलाया। ये लें चाय, कप उठाकर इन्हें दिया, ट्रे साइड पे रख टेबल पे रख दी। शुक्रिया बेटा। वो इससे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। क्या कर रहे हैं? वो पास ही बैठ के कुछ नहीं बस न्यूज़ सुन रहा हूँ, सरसरी सा जवाब दिया। वो मुझे आपसे बात करनी थी। हथेलियाँ मसलते इसकी नज़रें झुकी हुई थी। हमीद साहब का दिल धड़का किसी अनहोनी के ख्याल से। कहा बाबा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उनके लहजे में तशवीश सिमटी थी। क्योंकि मुझे अब आगे पढ़ना है, एक यही बहाना था। पहले तो बहुत पढ़ती हो ना, बमुश्किल पास होती हो, और आगे पढ़ना है। का दिल है अभी तो असाम पढ़ा लेगा, रोकेगा नहीं। लेकिन बाबा कुछ नहीं सुनना, और मुझे मेरी तबीयत खराब रहती है, जाना है कब मर जाऊँ। बाबा सख्त होंठ बेसाख्ता होंठ हिले। हाँ सच कह रहा हूँ। जाने कब ये सांसें उखड़ जाए। मेरे बाद तुम्हारा कौन होगा? रईस की शादी हो गई, क्या गारंटी है भाभी तुम्हारे साथ अच्छी हो? तुम्हारी माँ बूढ़ी हो रही है। हम कब तक बाबा? अभी मैंने एफए की, अभी 20 की भी नहीं हो। आपको ये टेंशन क्यों है? इसे समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाती। शादी हो जाने में क्या हर्ज है? तकरीबन लड़कियों की शादी इसी उम्र में होती है। मुझे सैम से नहीं करनी। ज़बान फिसली। क्या मतलब? हमीद ने आंखें अचका कर इसे देखा। मैं खानदान से पैर। अजीब है बेटा, माबीर से करना चाहती हो? कड़वाड़ से भरपूर अल्फाज। ना ना नहीं, इसका दिल बंद हुआ था। मुझे माबीर। देखो बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, गलत फैसला नहीं करेंगे। वो थोड़े नरम पड़े। जी उसी के जिस्म से जान अलग हो रही थी। वहां से उठना महाल लग रहा था। वो चाहती थी कह दे, एक बार कह दे, और फिर इसने कह दिया। बाबा दिल के अंदर से आवाज निकली। वो इसे देख रहे थे। सफेद पड़ता रंग इन्हें शर्मिंदा कर रहा था। आप मेरी शादी माबीर से कर दे, मैं इनसे मोहब्बत। अमीर साहब के हाथ में पकड़ी चाय कप से छिलकी और वो किस राह की राही बन गई जो यहाँ से वह मुश्किल। इन्होंने इसे वहां से जाने का कहा। वो पाताल में गिरते जा रहे थे। आज से 13 साल पहले का गुनाह आज इनकी बेटी के सर पड़ने वाला था, और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे उसे उम्मीद नहीं बल्कि उसे असाइम थी। आज से 13 साल पहले वो इनकी बेटी नहीं रही थी। इनकी जिंदगी का ये पहलू किसी को मालूम नहीं था, यहाँ तक कि इनकी शरीके हयात भी इससे बेखबर थी। वो नहीं जानते थे असाइम शेख दोबारा इनकी जिंदगी में आएगा। वो नहीं जानते थे इनकी बेटी को किसी और से मोहब्बत हो गई। ये भी नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। वह तो इस खुशफहमी में थे कि असाइम सब भूल गया होगा। इन सालों में आखिर बार बार वही मिला था जब इसका निकाह उषे से हुआ था। उषे महज 5.5 साल की थी और वो 18 साल का था। इन्हें लगा वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका होगा। इसका निकाह अब का अब कोई मकसद नहीं। शोर गमशुदा और इसके सामने मिलने की कोई उम्मीद भी ना हो तो उसे मुर्दा करार देकर 127 दिन की इद्दत के बाद निकाह ख़त्म हो जाता। लेकिन वो तो ज़िंदा था। कमरे में आकर वो बेतहाशा रोई। आंसू जैसे इसकी आंखों से चिपक गए थे। शाम के 5 बज रहे थे। अभी कुछ देर बाद अम्मी ने आ जाना। इसे उठाने और इसका बिल्कुल भी दिल नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी। दिल कट-कट के रस रहा था, ऐसे जैसे कोई आहिस्ता-आहिस्ता मुट्ठी में बेंच रहा हो और वो आँखों की जानिब से रस रहा हो। अल्लाह जी मैं अपनी दुआ से पीछे नहीं हटूँगी, लेकिन तेरी रज़ा में राज़ी हो जाऊँगी। जब आँखें खुश्क हो गई तो दिल को बहलाया। कितनी देर वहीं बेसुधा पड़े-पड़े गुज़र गई। आज तो मम्मा भी नहीं उठाने आई थी। हेलो भाई, इज़ा जो अभी-अभी अकेडमी से आई थी, सामने टीवी लाउंज में बैठे माबिर को कहा, हाय। इसने भी बेदिली से जवाब दिया। खैरियत क्या हुआ? चीज़ें डाइनिंग टेबल पे रखते पास से। कुछ नहीं, मेरा एक काम करोगी जी? कहें। उसी से पूछ तो वो मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। पर सोच निगाहों से इसे देखते कहा, खैरियत है साहब? आप क्यों पूछना चाह रहे हैं? खैरियत है, बस तुम्हें जितना कहा है उतना करो। फिर शाम को वो उसी के पास गई थी। वापस आते रात के 9 हो गए और भाई को उसने ये न्यूज़ देनी थी कि वो एक बार फिर इनके सामने बैठी। अब की बार इसका चेहरा उतरा हुआ था और माँ भी बेचैन था। क्या कहा? पूरा जिस्म कान बना था। वो आपको खुश्क होते गले को तर करती इज़्ज़त ने भाई को देखा, जो जानने के लिए अपनी हालत को फरमोश कर रहा था। क्या कहा? माबिर का पूरा जिस्म कान बना। वो ये भूल रहा था कि इसकी पर्सनैलिटी को ये सब सूट नहीं करता था। वो किसी लड़के के लिए खुद को भूल जाए। इसने कहा है कि वो रुकी। वो भाई के चेहरे पे आते-जाते रंगों को देखकर परेशानी से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन इसे कदम उठाना था। क्या बोलूँ? भी माबिर का दिल सीने में तेज़ी से धड़क रहा था। यही कि वो आपको भाई समझती है। नज़रें चुराते भाई बोल दिया। का क्या वो उलझा? जी भाई, वो आपको वैसी भाई समझती है जैसे मैं। इसने भी तो मुझे बहुत बातें भी सुनाई हैं और यहाँ तक कह दिया कि माबिर भाई मेरी नज़रों से गिर गए हैं। इज़्ज़त ने वो सब कह दिया जो उषा ने इसे कहा था। अब माबिर ने बामुश्किल खुद को काबू किया। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा इसकी रूह परवाज़ कर गई है। वो किसी
اور جگہ ہے جہاں سے سب بدل گیا ہو، اس کی دنیا نے الٹا چکر لیا ہو۔ کتنی دیر سے عزت اسے تسلی دیتی رہی، پھر اٹھ کے چلی گئی۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی تسلی صرف اللہ کے ذکر میں تھی، اور مہابیر تو پہلے بھی اللہ ہی کے قریب تھا۔ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بہت اچھی جگہ، ایسی جگہ جہاں سے تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وہ 5 سال بچے کا ہاتھ پکڑے مشین کے اس علاقے میں آیا تھا جس طرف آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، خطے کے ملازمین کو بھی نہیں۔ لیکن بابا یہاں تو کچھ بھی نہیں اچھا نہیں نظر آ رہا۔ اپنے سامنے ایک وہ بہت بڑا سا کمرہ دیکھ رہا تھا جس کے چاروں طرف ایسے بند کیے گئے کہ کہیں کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی، کوئی دراز نہیں تھی۔ اندر سورج کی ایک کرن بھی جا سکے، بس ایک دروازہ تھا جو بڑا سا، جو ایک دیوار کی چوڑائی جتنا موٹا مضبوط میٹل سے بنا ہوا تھا، جہاں پہ شمار ایسے ان دیکھے لاک تھے جو صرف وہاں رہنے والی جان سکتا تھا، یا اس دروازے کو بنانے والا۔ بابا کیا ہم اس کے اندر جائیں گے؟ بچے نے کچھ اشتیاق سے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ ہاں بالکل۔ گردن کو ہلکا سا خم دیتے اس نے بچے کو دیکھا، پھر آگے ہو کر اپنی ہتھیلی دروازے پہ لگائی تھی۔ چند لمحوں میں ٹوک کی آواز سے دروازہ جیسے دیوار کے اندر غائب ہوا۔ سامنے موجود منظر دیکھ کر وہ بچہ ایک دم سے توان مرد کے پیچھے چھپا تھا۔ بابا چلے یہاں سے، اس کا کوٹ اپنی ننھی مٹھیوں میں بھیجے سہنسا کیا؟ نہیں ہرگز نہیں۔ رخ موڑتے بچے کو دیکھا گیا۔ تم جان لو یہی تمہاری اصلیت ہے، تم نے ویسے ہی بننا ہے جیسے میں ہوں، اور ایسے بننے کے لیے تمہیں یہ سب دیکھنا ہی نہیں، کرنا ہی بھی ہوگا میرے پیارے بیٹے۔ میں تمہارا رول ماڈل ہوں نا۔ پھر ذرا چک کر اس کی تھوڑی اوپر کی تو تمہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے یہ سب کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں تبا روب جیسے بچے کو اس کا بچپن چھین جانے کا خوف دلا رہا تھا۔ لیکن بابا میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے ڈر۔ تم کر سکتے ہو میرے بچے۔ پیار سے اس کے گھنگھریلے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تمہیں یہ سب کرنا ہے۔ لفظوں پہ زور دیتے وہ بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ لیکن بابا ایک آنسو پھسک کے گلابی گال پہ پھسلا۔ مرد روتے نہیں، ایک دم اس کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ بچے نے فوراً اپنی سینے سے گال رگڑے۔ گڈ بوائے۔ آنکھوں میں حیوانیت لیے اب وہ سامنے منظر کو دیکھ رہا تھا جہاں بے تحاشا اوزار رکھے تھے، اور ایک طرف بھورے رنگ کا بڑا سا کتا بندھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ ہمارا دوست ہے۔ نیچے بیٹھ سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا۔ آبان دور کھڑا خوف زدہ سا دیکھ رہا تھا کیونکہ کتے کے دانت بڑے بڑے سے ڈرا رہے تھے۔